गुड। हेलो स्टूडेंट्स, 2-4 दिन से हम लोग वीडियो नहीं डाल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स था, कुछ काम थे, इसलिए तो लगभग हम समझते हैं 6-7 दिन के बाद आज हम वीडियो डाले हैं। और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं आज कि आज मैंने डाला है आपके प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 9 द अर्थ। अभी कोरोना पीरियड के लिए ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, इसको कहते हैं ना कंटेम्प्ररी, यानी कि समकालीन कहानी है। ज़मीन का क्या महत्व होता है ज़िंदगी में, जो उसको नहीं समझते हैं उनके लिए कितनी परेशानी है, इस स्टोरी में दिखाया गया। स्टोरी बड़ा है, कहानी लंबी है, थोड़ा समय लगेगा, 2-3 दिन तो लगेगा ही इसको पढ़ाने में। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आज से मैंने अलग से एक पेपर पर वर्ड मीनिंग भी लिख दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप उस वर्ड मीनिंग को देखेंगे बाद में चल के, और फिर जैसा जो रिमार्क होगा वो आप हमको दीजिएगा। थैंक यू। अब हम लोग पढ़ते हैं द अर्थ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 जो क्लास 12th में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ना है, उसका चैप्टर नंबर 9 प्रोज सेक्शन का है, द अर्थ। उसको हम लोग पढ़ेंगे। द अर्थ के राइटर हैं H.E. बेट्स। कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट आंसर बहुत सारे पूछे जाते हैं। कभी कभी इस चैप्टर से समरी भी पूछा जाता है। कुल मिला जुला करके चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा और साथ साथ आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो। तो हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं इसको। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमको मेरे अंदाज से लगा कि थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, तो उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। पढ़ाने के समय तो मैं उसका हिंदी बोलूँगा ही, साथ साथ जब चैप्टर आपका ख़त्म होगा तो मैंने एक बना दिया है पूरा का चार्ट, जो जितना मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ पर उस सब वर्ड को मैंने यहाँ लिख दिया है, और साथ साथ उसका मैंने हिंदी भी आपको लिख दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि इंग्लिश टू इंग्लिश कर दिया कीजिए सर एक पहले वाले चैप्टर में। तो देखिए भाई, हम बिहार बोर्ड को बेस के का ये सिलेबस है, कोई CBSE बोर्ड का नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम आपको जितना हो सके उतना बेहतर ढंग से समझाने का, न कि हमारा ये कोशिश होगा कि कितना ज़्यादा इंग्लिश बोला जाए। वो तो स्वाभाविक है, इंग्लिश चैप्टर है, पढ़ाना इंग्लिश में चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम आपको होगी, हमको नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इसको लेकर के अपने अंदाज में। अपने अंदाज का मतलब जैसा देश वैसा भेष। चलिए, H.E. बेट्स 1905 to 1974, born at Northampton in central England, was well acquainted with the English countryside, especially the peasants who lived there. क्या मीनिंग है कि H.E. बेट्स यहाँ जो 1905 है, यानी कि 1905 में वो पैदा हुए, और 1974 में 1974 में उनका डेथ हो गया। बॉर्न एट नॉर्थैम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड, कहाँ पैदा हुए? नॉर्थैम्पटन में, जो था कहाँ पर? सेंट्रल मध्य इंग्लैंड में, सेंट्रल इंग्लैंड में। वाज वेल एक्वेंटेड विथ, एक्वेंटेड मतलब होता है परिचित होना, फैमिलियर होना। वो किस चीज़ से बहुत ज़्यादा परिचित थे? द इंग्लिश कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब क्या हुआ? देहाती लोग, गांव में रहने वाले लोग। तो इंग्लिश कंट्री साइड यानी कि अंग्रेज़ लोग जो कि गांव में रहते थे, देहात में रहते थे, उनसे H.E. बेट्स काफ़ी परिचित थे। स्पेशली द पीजेंट्स हु लिव्ड देयर, खास करके उन लोगों से H.E. बेट्स ज़्यादा परिचित थे, उनके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी थी, जो कि गांव देहात के पीजेंट्स यानी किसान थे, देहाती लोग थे। अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो सिर्फ ये इतना ही जानकारी उनको नहीं थी, बल्कि वे काफ़ी अच्छे ढंग से जाने जाते थे। वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियों लिखने के लिए। ही वर्कड फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार। आप सुने होंगे पत्रकार है जो कि लिखता है पेपर में या मैगजीन्स में या कुछ खबर देता है। तो कुछ समय के लिए उन्होंने जर्नलिस्ट का भी, पत्रकार का भी काम किया।
हिज फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। अब सोचिए वो कितना ज़्यादा प्रतिभावान थे, कितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे कि सबसे पहला उनका जो नॉवेल का मतलब क्या हुआ, हिज फर्स्ट नॉवेल मतलब उपन्यास, वाज पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित हुआ, व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 21 साल के थे। ही रोट मेनी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट एयरमैन एंड देयर एडवेंचर्स बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस इन द रॉयल एयरफोर्स। हिज फर्स्ट नॉवेल, ये तो हो गया। ही रोट मेनी शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ लिखी अबाउट एयरमैन मतलब जिसको आप कहते हैं ना वायुसेना, तो एयरमैन के बारे में उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी। एंड देयर एडवेंचर्स का मतलब होता है खतरनाक खेल। एक तो एयरफोर्स का काम ही ज़्यादा खतरनाक है, और उसमें जो उनका खतरनाक तरीका होता था उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन द रॉयल एयरफोर्स। चूँकि रॉयल एयरफोर्स में वो काफ़ी दिनों तक रहे, उस एरिया में रहे, इसलिए उनका एक्सपीरियंस उनका बहुत ज़्यादा था। इंग्लैंड का एक एरिया है जिसका नाम है रॉयल एयरफोर्स। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, जो उनका महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया, बुक्स उन्होंने लिखा, वो कौन कौन था? फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस। दूसरा उन्होंने लिखा, कब लिखा इसको? 1944 में। द पर्पल प्लेन उन्होंने 1947 में 1947 में लिखा। द जैकरेंडा ट्री, इसको उन्होंने लिखा 1949 में। द स्कारलेट स्वॉर्ड, इसको इन्होंने लिखा 1951 में। एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, इसको इन्होंने 1958 में लिखा। ये जो खास वर्क्स, इम्पोर्टेंट वर्क्स मतलब उन्होंने जो मुख्य किताबें लिखी, बुक्स लिखे, उसके बारे में दिया गया है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी द अर्थ, ये जो अभी आप स्टोरी पढ़ रहे हैं द अर्थ, सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड, ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लिश कंट्री साइड, यानी कि इंग्लैंड का जो देहाती क्षेत्र है, गांव का एरिया है, वहाँ से लिया गया है। इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी, जो किसके बारे में है? ये कहानी का जो पात्र है, मेन जो हीरो है, इज अबाउट ए फार्मर जॉनसन। ये एक जॉनसन नाम है, उसके परिवार का है, वो किसान है। एंड हिज सन बेंजी हु अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन। जॉनसन नामक किसान का, और उसका एक बेटा है जिसका नाम है बेंजी, जिसको इस कहानी में प्रदर्शित किया गया है। अपीयर्स मतलब प्रकट किया गया है, दिखलाया गया है, टू बी ए सिंपल माइंडेड पर्सन, जो कि एक बहुत ही सिंपल माइंडेड मतलब साधारण दिमाग का आदमी। द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट्स the laziness of the parents and the growing selfishness and cunningness of their simple-minded son who finally drives them away from their home. अब यहाँ पर क्या है? The story very well depicts मतलब दिखलाना, दर्शाना। यह कहानी इस चीज़ को दर्शा रहा है, द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स मतलब माता पिता, कि माता पिता कितने लेजी थे, कितने सुस्त थे, उनके इस आलसीपन को दिखा रहा है। एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन, और वो बेटा जिसको कि वो समझते थे कि सिंपल माइंडेड है, यानी कि दिमाग उसका कमज़ोर है, वो जैसे जैसे बढ़ता गया, ग्रोइंग उसका क्या क्या बढ़ता गया? सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थ, एंड कनिंग मतलब धूर्तता। तो उसकी स्वार्थपरता और धूर्तता दोनों धीरे धीरे बढ़ती गई। किसका? जो सिंपल माइंडेड था बेटा उसका। और माता पिता का क्या बढ़ता चला गया? लेजीनेस, उन काम करने के प्रति आलसीपन उनका बढ़ता गया। सन हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम, और वो बेटा जिसको वो लेजी मानते थे, जब वो बड़ा हुआ, काम कर किया, पैसा कमाया, तो उसी माता पिता को उसने क्या किया? ड्राइव्स अवे का मतलब होता है ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल देना, दियर होम, उनको ज़बरदस्ती अपने माता पिता को उसने घर से निकाल दिया। ये स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी का समय, ये जो कोरोना वाला पीरियड है ना, उस समय में तो ये इस स्टोरी का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है, इसलिए कि जो लोग अपने ज़मीन से मतलब नहीं रखे हैं
उनको पता चलेगा। और ज़मीन रख करके जिन लोगों ने ज़मीन की इज्जत नहीं की, यानी कि खेतीबाड़ी नहीं किया, ज़मीन को छोड़े रखा, उनकी क्या प्रॉब्लम होती है वो इस कहानी में आपको नज़र आएगा। अब हम लोग आते हैं स्टोरी पर। ये जो अभी हम लोगों ने पूरा पढ़ा वो क्या था, इस H.E. बेट्स राइटर के बारे में, और इस कहानी में क्या है उसके बारे में। अब हम लोग आते हैं धीरे धीरे इस कहानी पर। द अर्थ, इसका पहला पैराग्राफ जो है उसमें है, ऑल दैट द जॉनसन्स हैड वाज द अर्थ। वेरी ऑफन इट सीम्ड एज इफ इट वेयर ऑल दे हैड एवर हैड। ऑल दैट द जॉनसन्स हैड, यहाँ जॉनसन है, ऊपर में आपने जॉनसन पढ़ा था, यहाँ जॉनसन्स है, प्रॉपर नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होता है। मैं साथ साथ आपको कुछ ग्रामर का पोर्शन ही बताता चलता हूँ। लेकिन होता क्या है कि जब हम इसमें लगा दिए एस, तो इसका मतलब हो गया जॉनसन अकेला नहीं, जॉनसन का पूरा परिवार। जैसे हम बोलते हैं ना सहनीज, तो सहनीज मतलब जितने सहनी हैं उनके परिवार, पूरा कौम। वैसे ही जॉनसन्स का मतलब हो गया जॉनसन का पूरा परिवार। ऑल दैट द जॉनसन्स हैड वाज द अर्थ। जॉनसन के पास जो भी था वो क्या था, उसकी धरती थी, उसकी ज़मीन थी। वेरी ऑफन इट सीम्ड एज इफ इट वेयर ऑल दे हैड एवर हैड। और यह दिखाई पड़ता है, इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपको यही पता चलेगा कि जो भी इनके पास था, जो दिखाई पड़ता है, ऑल दे हैड एवर लैंड, जो था वो सिर्फ यही ज़मीन था, जिस ज़मीन की चर्चा होने वाली है, और उसी ज़मीन पर पूरी कहानी है। इट वॉज ट्रू दैट दे ऑल्सो हैड पोसेसन। पोसेसन का मतलब होता है आपके अधिकार क्षेत्र का कुछ सामान। पोसेसन आप पढ़े होंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, जो अधिकार बताता है। तो उनके पास भी कुछ पोसेशंस था, कुछ सामान थे जिसके वो मालिक थे। क्या क्या था, ए प्लाउ, एक हल था, ए टू व्हील्ड कार्ट, टू व्हील्ड कार्ट बैलगाड़ी पहले होता था ना, वही बैलगाड़ी, तो 2 चक्के वाला एक कार्ट, टूल्स कुछ औजार जैसे खेतीबाड़ी के लिए होते हैं ना, कुदाल होता है, हसुआ होता है, खुरपी होता है, ए बोनी ब्राउन मेयर, एक छोटा सा नाटा सा ब्राउन मेयर, मतलब घोड़ी, छोटी सी घोड़ी थी उनके पास भूरे रंग की, विच स्लोली ड्रैग्ड द प्लाउ, ड्रैग्ड मतलब खींचना होता है, खरोचना होता है, जो कि धीरे धीरे उनके हल को खींचता था। एंड द कार्ट अबाउट दियर रफ 4 एकड़ प्लॉट, और कार्ट जो उनकी गाड़ी थी उसको भी वो खींचता था। और उनके पास जो ज़मीन था, दियर रफ 4 एकड़ प्लॉट, 4 एकड़ जैसे अपने यहाँ बिग्घा बोलते हैं ना, उसी का थोड़ा सा बड़ा रूप होता है एकड़। तो वो 4 एकड़ का उनका टुकड़ा था ज़मीन का, उसको वो घोड़ी जो थी वो हल के सहारे घिसती थी। बट विदाउट द अर्थ दीज थिंग्स वेयर यूजलेस, लेकिन बिना ज़मीन का ये सारे चीज़ बेकार थे। इट वॉज ट्रू दैट दे ऑल्सो हैड ए सन, और इट वॉज ट्रू दैट, और यह भी सही था कि उनके पास एक बेटा भी था। अब आते हैं हम लोग आगे। ऊपर जो इंट्रोडक्शन वाले में आपने पढ़ा था कि उनका एक बेटा था, उसी बेटे की चर्चा है, सन का। द जॉनसन सन वाज नेम्ड बेंजी। जॉनसन का जो बेटा था उसका नाम क्या था, बेंजी। एंड इट वाज मोर देन 30 years सिंस दे हैड सरेंडर्ड टू द आइडिया दैट ही वाज नॉट राइट इन हिज हेड। एंड इट वाज मोर देन 30 years सिंस, और 40 साल तक से ज़्यादा तक उन लोगों ने क्या समझा, दे हैड सरेंडर्ड टू द आइडिया दैट ही वाज नॉट राइट इन हिज हेड। उनको लग गया इतना समय ये समझने में कि उसका दिमाग जो है वो सही नहीं है, वो दिमाग से सही नहीं है। इट वाज नॉट दैट ही वाज इनसेन। इनसेन मतलब होता है पागल, बहुत ही बुद्धिहीन, ऐसा भी नहीं था। इट वाज नॉट दैट, ऐसा भी नहीं था कि वो पागल था। इम्बेसाइल था, इम्बेसाइल मतलब कम बुद्धि वाला, ऐसा भी नहीं था। और इवन दैट ही कुड नॉट रीड एंड राइट, और ऐसा भी नहीं था कि वो पढ़ नहीं सकता था और लिख नहीं सकता था। एंड काउंट फिगर्स, फिगर मतलब गिनती जो हम लोग करते हैं 1 2 3 4, ऐसा भी नहीं है कि वो काउंटिंग भी नहीं कर सकता था। बट ओनली दैट ही वॉज सिंपल, सिर्फ बात यह थी कि वो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही साधारण था। नॉट क्वाइट लाइक अदर पीपुल, वैसा नहीं था जैसा कि दूसरे लोग होते थे।
एंड बिकॉज ही वॉज दियर ओनली सन, और चूंकि वह उन लोगों का इकलौता बेटा था, द जॉनसन्स had spent many years being a little too kind, too anxious and too sacrificial towards him. इकलौता बेटा था इसलिए बरसों समय लगा दिया उन लोगों ने उसके पीछे क्या बनने में, टू काइंड, बहुत ज़्यादा उसके प्रति वो दयालु रहे, टू एंक्सस, उसके बारे में काफ़ी वो चिंतित रहे कि पता नहीं कैसा है नहीं है, एंड टू सेक्रीफाइशियल, और उसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने त्याग किया टुवार्ड्स हिम, उसके लिए, सो दैट he had grown up to seem worse in their eyes than he really was. So that he had grown up to seem worse in their eyes than he really was. इसका परिणाम क्या हुआ कि जितना वो बेवकूफ़ था नहीं वर्ष, उससे ज़्यादा उनके नज़र में, उनकी आँखों में वो बेवकूफ़ नज़र आ रहा था. बेंजी हैड द लार्ज लूज लिम्स. बेंजी का शरीर का बनावट क्या था, ध्यान से देखिए, सुनिए. लिम्स मतलब अंग शरीर के. बेंजी हैड द लार्ज लूज लिम्स, होता नहीं है थुल शरीर एकदम जैसे, वैसा उसका अंग सब था, पैर फुला हुआ, हाथ फुला हुआ, गाल लटका हुआ. दैट ऑफन बिलोंग टू द सिंपल माइंडेड, जैसा कि होता है सिंपल माइंडेड का. देखिएगा आपके गांव घर में मिलेगा कोई, उसको थुलथुला करके लोग बुलाते हैं. एंड थिक सॉफ्ट फेयर हेयर, उसके बाल जो थे वो थिक मतलब मोटे थे, सॉफ्ट फेयर हेयर उजले थे, ऑन हिज फेस, और बाल कहाँ निकले हुए थे, चेहरे पर निकले हुए थे. ही हैड द लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज अ सिंपल माइंडेड मैन. उसको देख के ही आपको लग जाता कि ये बिल्कुल साधारण हृदय का आदमी है और साथ साथ इसका दिमाग भी हल्का है. गाँव घर में होता नहीं है हल्का बुद्धि वाला. हिज आइज वेयर ब्लू, उसकी आँखें ब्लू थी, नहीं नीले रंग की. एंड ऑल डे लॉन्ग ही हैड अ सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस, और पूरे दिन, जैसे नहीं गांव घर में देखोगे बेवकूफ़ कोई या पागल टाइप का, पूरे दिन मुंह निपोड़, दांत निपोड़े रहता है, खोले हुए हंसता हुआ मिलेगा, उसी टाइप का इसका भी चेहरा था. बट समवेयर बिहाइंड द ब्लू आइज, लेकिन उन नीली आँखों के पीछे, द सिंपल स्माइल एंड द सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर, वो जो आप उसकी आँखें देख रहे थे, उसका जो सिंपल स्माइल देख रहे थे, साधारण सी हंसी, एंड द सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर, और वो बचपन वाला जो बाल आपको नज़र आ रहा था उसके चेहरे पर, हिज सिंप्लिसिटी सिम्ड ग्रेजुअली टू हैव बिकम अ काइंड ऑफ कनिंग मतलब धूर्तता. वो सिंप्लिसिटी, वो जो साधारण सा हिसाब किताब उसका जीने का था, सिम्ड ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो कैसा दिखने लगा, टू हैव बिकम अ काइंड ऑफ कनिंग, एक धूर्तता उसमें नज़र आने लगी. It was more than 30 years since the Johnsons, realizing that he was not quite like others, had taken Benji to a doctor. 30 सालों तक जब लगा जॉनसन को कि उसका बेटा वैसा नहीं है जैसा वो दूसरे लोग दिखते हैं, वो अब उसको एक डॉक्टर के पास ले गए. His doctor had persuaded them that he needed इंटरेस्ट दैट वुड स्ट्रेंथन हिज माइंड. जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उनको सलाह दिया, परस्यूडेड, उनको सलाह दिया, देम दैट ही नीडेड इंटरेस्ट दैट वुड स्ट्रेंथन हिज माइंड. उसको कुछ उसके नीडेड मतलब ज़रूरत, उसको ज़रूरत है कुछ इंटरेस्ट जिसमें कि आनंद आए, मज़ा आए, वो काम उसको दीजिए आप जो कि उसके दिमाग को स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करे. इट वुड बी गुड इफ़ दे गेव हिम समथिंग टू डू, इट वुड बी गुड ये अच्छा होता, दे गेव हिम समथिंग टू डू कि वो आप उसको कुछ करने के लिए दें, सम ऑक्यूपेशन कुछ पैसा वाला काम, विच वुड हेल्प हिज डेवलपमेंट जो उसके विकास के लिए मददगार हो. इट वुड हेल्प अ ग्रेट डील इफ़ दे गेव हिम अ स्पेशल इंटरेस्ट टू फीड हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए कितना अच्छा विचार यहाँ पर दिया है. इट वुड हेल्प अ ग्रेट डील इफ़, ये उसको काफ़ी मदद करेगा अगर इफ़ दे गेव हिम अ स्पेशल इंटरेस्ट, वो खास इंटरेस्ट का कुछ चीज़ दें, टू फीड हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि उसके दिमाग में, सेंस में, फीड मतलब भरे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी दे. यू आर पीपुल ऑफ लैंड, आप लोगों के पास तो ज़मीन है,
द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा लेट हिम कीप हेन्स, तो ऐसा कीजिए आप खेती वाला कुछ काम उसको दीजिए, उसको कुछ मुर्गी पालने के लिए दे दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ा। आगे वाला आते हैं। सो फॉर मेनी ईयर्स बेंजी हैड केप्ट हेन्स, इस तरह से बेंजी जो है वो बहुत सालों तक मुर्गी पाला। एंड व्हाट द अर्थ वाज टू हिज मदर, और जो उसके माता के लिए वो ज़मीन थी, एंड फादर, माता पिता के लिए क्या था, वो ज़मीन था। एंड द हेन्स वेयर टू बेंजी, अब इस बात को आप समझो क्या था। बेंजी बहुत सालों तक मुर्गी को पाला और उसके माता पिता के लिए जो महत्व उनके ज़मीन का था, बेंजी के लिए ठीक वही महत्व मुर्गी का था। यानी कि जितना वो अपने ज़मीन को उसके माता पिता प्यार करते थे, उतना ही बेंजी अपने मुर्गियों से प्यार करता था। दे वेयर ऑलमोस्ट ऑल ही हैड, और यही उन लोगों के पास जो था वो सब था, बेंजी का मुर्गी और उसके माता पिता का ज़मीन। व्हेन ही केम फ्रॉम स्कूल कट ऑफ बाय हिज सिंप्लिसिटी फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, जब व्हेन ही केम, कौन ही मतलब बेंजी, स्कूल से आता था, कट ऑफ बाय हिज सिंप्लिसिटी फ्रॉम हिज चिल्ड्रेन। गांव घर में क्या होता है, जो साधारण बच्चा है उससे बाकी बच्चे चिढ़ते हैं, उसके साथ खेलना चलना बोलना पसंद नहीं करते हैं। तो बेंजी की भी वही हालत थी। तो क्या होता था, सारे बच्चे उससे अलग हो जाते थे, कट ऑफ उसको दूर कर देते थे, तो ये पहुंच जाता था। ऐसे कट ऑफ का मतलब अंतिम होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब वो है कि बच्चे उसको दूर कर देते थे, तो वो क्या करता, अब तो उसके पास एक काम करने का रोजगार हो गया था। बेंजी वेंट स्ट्रेट होम टू हिज हेन्स, तो बेंजी सीधे अपने घर अपने मुर्गियों के पास पहुँचता। विच ही केप्ट इन ए वायर कूप, कूप मतलब होता है पिंजरा और वायर मतलब तार। उसने अपने उसके लिए मुर्गियों के लिए एक तार का बुना हुआ पिंजरा बना लिया था जिसमें उसको रखता था कूप। दैट हिज फादर हैड मेड एट द बैक ऑफ द हाउस, और वो तार का जो कूप था पिंजरा उसके पिताजी ने घर के पीछे उसके लिए बना दिया था। एट फर्स्ट ही केप्ट 10 और अ डजन हेन्स, शुरू में वह 10 या 1 दर्जन यानी 12 मुर्गियां रखता था। इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए कर दिया है कि आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है कि कितने मुर्गियों को सबसे पहले उसने पाला, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 10 और डजन हेन्स, ऑल कलर्स एंड ब्रीड्स, ब्रीड्स मतलब प्रजाति, सारे कलर की मुर्गियां उसके पास थी, अलग अलग प्रजाति की भी थी, ब्राउन भूरे भी थे। एंड स्पेकल्ड, स्पेकल्ड का मतलब होता है, सॉरी स्पेकल्ड का मतलब होता है कि जिसमें धब्बा हो, चितकावर जिसको आप कहते हैं। एंड ब्लैक एंड वाइट, काले भी थे उजले भी थे। एंड द कूप वाज स्मॉल, लेकिन पिंजरा छोटा था। ही फेड द हेन्स सिंपली, वह मुर्गियों को बड़ा साधारण रूप से खिलाता था। ऑन स्क्रैप्स, स्क्रैप्स क्या होता है, खाना पीना के टेबल पर जो कुछ खाना बच जाता है, आप नीचे भी बैठ के खाते हो तो कुछ खाना गिर जाता है बेकार, वो स्क्रैप्स हुआ। स्क्रैप्स खिलाता था फ्रॉम द टेबल, जो टेबल पर बचता था। सीडेड कैबेजेस, कैबेजेस मतलब क्या, गोभी, वो जिसमें जो बीज निकल जाता था। स्ट्रंग फ्रॉम द वायर, उसको तार में वो स्ट्रंग में लटका देता था और मुर्गी उसके नीचे से नोच के उसको खाती थी, तो सीडेड कैबेजेस। अ लिटिल मेज, थोड़ा मोड़ा मेज मकई भी देता था। एंड ऑन कॉर्न ईयर्स विच ही ग्लिंड इन द लेट समर फ्रॉम हिज फादर्स एकर ऑफ स्टबल, क्या करता था। और उसके बाद देखो कितना मेहनती था वो, मुर्गी में जब उसको मन लग गया पालने में तो कितना मेहनत करने लगा। और वो क्या करने लगा, 1 कॉर्न ईयर्स विथ द ग्लिंड इन द लेट समर फ्रॉम हिज फादर्स एकर ऑफ स्टबल, और वह ग्लिंड मतलब चुन लेता था क्या, उसके पिताजी के स्टेबल, भूसा वगैरह जब खेती होती है, अभी अभी गेहूं का दौनी वगैरह दमाही जब होता है तो उसमें कुछ दाने बच जाते हैं, वो अपने पिताजी के खेत से वो चुनता था और वही मुर्गियों को खिलाता था। इट इज़ पॉसिबल दैट अ हेन बीइंग अ सिंपल क्रिएचर थ्रिव्स बेस्ड ऑन सिंपल ट्रीटमेंट, यह संभव था और ये संभव है भी कि ये मुर्गियां जो होती हैं वो सिंपल क्रिएचर है, बहुत साधारण सा जीव है। थ्रिव्स, उनका पालन पोषण हो जाता है बेस्ड ऑन सिंपल ट्रीटमेंट, बहुत साधारण सा देख रेख में भी वो पल जाते हैं। बेंजी अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग अबाउट अ हेन, बेंजी अंडरस्टूड, बेंजी समझ गया था द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग, पहला और अंतिम चीज़ अबाउट द हेन, मुर्गियों के बारे में, दैट इट एग्जिस्ट फॉर अ पर्पस ऑफ लेइंग एग्स, इनका एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व होना, मुर्गियों का अस्तित्व सिर्फ एक ही चीज़ के लिए है और वो क्या है कि वो अंडा देंगी और इनका दूसरा कोई काम नहीं है। इन दोज डेज
दिस सिंपल प्रोसेस हैड नॉट बिकम साइंटिफिक नॉर हैड इट बिकम हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉमर्शियलाइज्ड। उन दिनों, जिस दिनों की बात है ये, दिस सिंपल प्रोसेस हैड नॉट बिकम साइंटिफिक। ये आजकल तो मुर्गी का पालन जो है एक उद्योग बन गया है, तो बहुत सारा साइंटिफिक काम भी आ गया है, इसका कॉमर्शियलाइजेशन भी हो गया है, व्यापार लोग करते हैं। उस समय ये सब बात नहीं थी। वही यहाँ पर लिख रहे हैं अचीवर्स कि उस समय ये उतना साइंटिफिक नहीं था मुर्गी का पालन करना। नॉर हैड इट बिकम हाईली कॉम्प्लिकेटेड, ना ही यह बहुत जटिल था, एंड कॉमर्शियलाइज्ड, और ना ही इसका व्यवसायीकरण हुआ था। एग्स वेयर चीप, अंडे सस्ते थे। हेंस मिस्टीरियसली पैक्ड नॉरिशमेंट ऑफ द बेयर अर्थ, मुर्गियाँ जो होती थी, एग्स वेयर चीप, अंडे सस्ते थे। हेंस मिस्टीरियसली मतलब बड़ा ही रहस्यमयी ढंग से, पैक्ड मतलब चोंच मार के निकालना होता है, नॉरिशमेंट अपना खाना कहाँ से निकाल लेते थे, ऑफ द बेयर अर्थ, वो जो ज़मीन पड़ी हुई होती थी उस ज़मीन से वो खोद करके अपना खाना निकाल लेते थे। आप देखते होंगे आपके घर आसपास में भी जो मुर्गियाँ होती होंगी, अब तो उतना लोग नहीं पालते हैं, अब तो सारा का सारा फार्म हाउस में पलता है, नहीं तो पहले खेत से वो कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी हो उसको वो चुग लेता था। एग्स, हाँ ठीक है, निकाल लेते थे। दे सैट इन अ होम मेड नेस्टिंग बॉक्स, घर में जो बना हुआ नेस्टिंग बॉक्स होता था घर का बना हुआ, उसमें वो जाके बैठ जाती थी। ऑन स्ट्रॉ मतलब पुआल पर, एंड लेट द एग्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम, और जो मुर्गियाँ आप उनसे एक्सपेक्ट करते थे वो उन मुर्गियाँ को वो वहाँ पर पुआल पर देती थी। तो आज स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि 5वां नंबर पैराग्राफ तक हम लोगों ने पढ़ा आज, और मैं यहाँ पर आपको ये दे रहा हूँ पेपर, ठीक है। इसका ऐसे करके है, आपको मैं थोड़ा देर यहाँ दे रहा हूँ, फिर आपको मैं धीरे धीरे इसको यहाँ पर डालता हूँ। आप इसको ब्रेक करके बीच में स्टॉप करके, जिस समय आप देखते रहते हैं ये वीडियो, उसी समय रोक करके और आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आप आगे बढ़ जाएं। यहाँ तक का पूरा मैंने डाल दिया है इसमें, ठीक है। आप इसको रोक करके देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा करने के लिए मैंने किया है, हम चाहते तब तो इसको एक ही पेज में कर देते, और फिर एक पेज इधर भी है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये वाला है, सबका मीनिंग मैंने लिख दिया है, यहाँ पर है, फिर जब इसको स्टॉप करके आप लिख लेंगे तो फिर यहाँ तक है। तो ये आपका मैंने वर्ड मीनिंग देने का कोशिश किया है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, आज पहला वीडियो प्रोज का है, थोड़ा बड़ा हो गया है। आप बेहतर यह होगा कि अभी तक जैसे 5 पैराग्राफ तक मैंने आपको पढ़ाया, आप 6ठे पैराग्राफ से अपना बुक लेकर के कल से बैठ जाना, अंडरलाइन करके आप लिखे रहना। मैं उसको बोलता हूँ, सारा का मीनिंग हिंदी में बोलता हूँ, आप पहले से लिखे हुए रहोगे तो उसी समय आप उसका हिंदी लिख लोगे, आपको बाद में बहुत काम देगा। बाद बीच में फिर हम बाद में जब हमारा पढ़ाया हुआ हो जाएगा तो आप पढ़ेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। और फिर मैं इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह भी कराऊंगा। बहुत दिन से इधर मैं वीडियो भी नहीं दे रहा था और मेरी इच्छा थी कि मैं डालूं एक लिटरेचर का भी, और ये बच्चे को फ़ायदा करेगा। ठीक है, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे पैराग्राफ नंबर 6 से। ओके।